डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy। दिस इज़ मी कुसुम मैम और हम कर रहे हैं NCERT साइंस सीरीज़, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है बहुत सारे लेक्चर्स हमने जो है इस क्लास 6 जो हमने NCERT डिस्कस की, उसमें हमने चैप्टर वाइज डिस्कशन किया और कुछ अभी लास्ट चैप्टर्स रह रहे थे इस क्लास 6 NCERT की, तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 7th, उसके बाद 8, 9, 10, तो रोज़ 10 बजे आपको ये लेक्चर मिला करेगा, ठीक है। तो आज सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 हमें करना है। चैप्टर नंबर 15 का जो टाइटल है वो है एयर अराउंड अस, ठीक है, एयर अराउंड अस। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है टेक्स्ट बुक में NCERT में वो यहाँ पे लेके आई हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एयर है क्या। बेसिकली एयर एक इनविजिबल, जो हमें दिखती नहीं है, इनविजिबल मतलब जो हमें नहीं दिखेगी, इनविजिबल गैसियस सबस्टेंस सराउंडिंग द अर्थ एंड मिक्सचर मेनली ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जो एयर है वो एक जो है ये गैस के फॉर्म में होती है। आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर डिफरेंट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में होती है, जो हमें दिखती नहीं है। एयर हमें दिखती नहीं है, अर्थ के अराउंड होती है, सराउंडिंग में होती है। और जो यहाँ पे लिखा है ना कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मेनली होता है मिक्सचर। बेसिकली क्या होता है, एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। सबसे पहले बात ये है कि एयर हमें दिखता नहीं है, इनविजिबल है। दूसरा ये है कि ये गैसियस स्टेट में होता है। तीसरा ये है कि ये मिक्सचर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज नाइट्रोजन होता है ज़्यादा तादाद में, ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस। ये बहुत मिक्सचर होता है गैसेस का, ठीक है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और जो ये ही एयर का एक ब्लैंकेट जैसा जो अर्थ के इर्द गिर्द है, ऊपर से एक जो एक स्फीयर बना के है अर्थ के इर्द गिर्द एक सराउंडिंग में, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है सराउंडिंग द अर्थ, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एयर इज फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। एयर हर जगह पे मौजूद होता है और वो हम देख नहीं सकते एयर को, लेकिन हम फील कर सकते हैं एयर को, ठीक है। ये तो आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। जब एयर मोशन में आ जाता है, यही एयर जब ये मूव करता है, मोशन में आ जाता है, तो इसी एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, ठीक है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, और जहाँ पे भी जगह होती है खाली वहाँ पे एयर आता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे दिखता तो नहीं है, लेकिन हर जैसे हम रूम में जाते हैं वहाँ पे भी एयर होता है, हम बाहर गार्डन में जाते हैं वहाँ पे भी एयर होता है, वॉशरूम में चले जाते हैं वहाँ पे भी एयर होता है। जहाँ पे भी स्पेस होगी ना, किचन में जाओगे वहाँ पे भी एयर होगा, कोई बर्तन है उसमें भी अंदर एयर होता है। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल। इवन वाटर में भी एयर प्रेजेंट होता है और सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होता है। जितनी भी सॉइल में गैप्स, जहाँ पे भी इसको स्पेस मिलती है ना, जितनी भी सॉइल पार्टिकल्स के बिटवीन गैप्स होती है ना, वहाँ पे एयर फिलअप होता है। एयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेस। तो जो एयर में क्या क्या होती है, एयर में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वाटर वेपर भी एयर में होता है और बाकी कुछ गैसेस भी होते हैं। इवन कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं एयर में। एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ अर्थ पे अच्छी लाइफ होने के लिए एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, टू फॉर लाइफ टू सस्टेन, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व्ड एयर इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। और जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे जो है व्हेल है, शार्क है, फिश है ना, वो वाटर में रहते हैं। तो वो यही जो एयर पानी में डिजॉल्व होता है ना, पानी में भी एयर होता है, जो वहाँ पानी में डिजॉल्व एयर होता है ना, उसका यूज़ करते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो भी जानदार है, उनको भी रेस्पिरेशन चाहिए, और रेस्पिरेशन के टाइम हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन के लिए इसी जो डिजॉल्व एयर होता है वाटर में, उसी का हेल्प लेते हैं, ठीक है। Plants and animals depend on each other for exchange of oxygen and carbon dioxide from air. तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए, इसी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? देखो मैं यहाँ पे आप सबको बोलूँगी, रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेट करते हैं ना, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब हम अंदर लेंगे, जब हम इनहेल करते हैं, हम एयर से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और वापस क्या छोड़ते हैं, वापस हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। अब जो हम ये ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के टाइम, ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये बेसिकली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं।
कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट्स। और जो हम एक्सेल करते हैं, जो हम वापस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो यूज करते हैं प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसलिए डिपेंड है, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स को चाहिए और ह्यूमंस को चाहिए क्या? ऑक्सीजन, O2। ये हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। कैसे? वो मैं आपको समझाऊंगी। प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ग्रीन होते हैं और ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, खुद के लिए भी और हमारे लिए भी, है ना। तो इस किस प्रोसेस से खाना बनाते हैं? इसी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अब जो ये फोटोसिंथेसिस होती है, ये प्रोसेस, वहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक तो खाना बनता है और ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं, ठीक है। और वही ऑक्सीजन हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम। और जब हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, हम वापस क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट्स क्या करते हैं काम? क्लोरोफिल में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, बनाते हैं खाना प्लस ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, और जो प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम रेस्पिरेशन के टाइम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। एयर में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन। देखो, एयर में नाइट्रोजन होता है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन टू ग्रो। प्लांट्स को जरूरत है क्या? नाइट्रोजन होता है जरूरत ग्रो करने के लिए। ऑक्सीजन यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू रेस्पायर एंड हेल्प टू बर्न थिंग्स। ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होता है, ये किसके लिए काम आता है? हर एक लिविंग थिंग को, इवन प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, ह्यूमन। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन जब वो खुद रेस्पिरेशन करते हैं ना, उस टाइम वो भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो एनिमल्स भी जब रेस्पिरेशन करते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ह्यूमंस भी जब रेस्पायर करते हैं तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जब भी हमें कोई चीज़ जलानी होती है, वो ऑक्सीजन की हेल्प से हम जला सकते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो हम चीज़ों को नहीं जला सकते। चीज़ों को जलाने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इट इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज रिलीज्ड ऑन बर्निंग। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक तो हम एक्सहेल करते हैं, और जब हम कोई चीज़ जलाते हैं वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन यूज़ कौन करता है? ये प्लांट्स यूज़ करते हैं। किस टाइम पे? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, जो मैंने आपको बोला कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद है वाटर वेपर। फॉर्म ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर। Amount of water vapor present in the air is called humidity. Varies from place to place and also in some place during the day and night. Water vapor होता है जब जो वाटर है, जब वो इवेपोरेट होता है ना, हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट होता है, भाप बन के ऊपर चल जाता है, वेपर बन के, तो वाटर वेपर बन जाता है। तो वाटर वेपर जो है, जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होगा एयर में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हम किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। मतलब यहाँ पे अगर ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, अगर कम वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तो कम ह्यूमिडिटी है। और ये वेरी करता है, किसी जगह पे ज़्यादा वाटर वेपर होगा, किसी जगह पे कम होगा, तो ह्यूमिडिटी किसी जगह पे ज़्यादा होगी, किसी जगह पे कम होगी, ठीक है। डस्ट एंड स्मोक। डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं एयर में, और स्मोक, धुआं भी प्रेजेंट होता है। स्मोक कंटेन्स फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स इज वेरी हार्मफुल। आपको पता है जो धुआं है बहुत जो है मुज़र है सेहत के लिए, लंग्स के लिए। प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू प्लेस प्लेस। अब डस्ट पार्टिकल्स एयर में कितने होंगे डिपेंड करेगा आप किस जगह पे। अगर आप ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होने के। अगर आप किसी जो है ग्रीनरी में जाएंगे, वहाँ पे कम चांसेस होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होने के, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ एयर क्या है। सबसे पहली बात, एयर क्यों जरूरी है? एयर एड्स इन बर्निंग। एयर हमें बर्निंग चीज़ों को जलाने में हेल्प करती है। एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग। एयर हमें जो है सांस लेने में ज़रूरत होता है, क्योंकि जब एयर प्रेजेंट होगा तभी हम ऑक्सीजन अंदर ले लेंगे। प्लांट्स नीड एयर टू मेक फूड। आपको पता है प्लांट्स को भी एयर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फूड बनाने के लिए। एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, हमें चीज़ों जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई इन एयर, और बर्ड्स भी फ्लाई जो है उड़ते हैं किसमें? हवा में ही। एरोप्लेन्स ऑल्सो गो अप इन द एयर बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। एयरप्लेन जो आपको पता है एरोप्लेन्स भी जो है स्ट्रेटोस्फीयर में, ऊपर एयर में ही क्या करते हैं? ऊपर चले जाते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड विंड मेक्स विंड मिल रोटेट। आपको पता है बहुत सारी विंड मिल्स चलती हैं, जिससे हम बहुत सारे काम कराते हैं, तो उसके लिए विंड हमें चाहिए। तो विंड हम किसको बोलते हैं? इसी मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं, ठीक है। एयर हेल्प इन क्विक इवेपोरेशन ऑफ स्वेट दैट हेल्प्स इन कीपिंग अस कूल। आपको पता है जब हम गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, और जब हमें स्वेटिंग होती है ना,
और वो स्वेट्स कब ख़त्म होते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हवा आती है तो वो स्वेट्स ख़त्म होते हैं। तो हमें जो है गर्मियों में जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो उसके लिए भी हमें एयर ही चाहिए, सो दैट हम क्या करें, थोड़ा सा ठंडा फील करें। ठीक है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 16 इसी के साथ, और इसका जो टाइटल है वो है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। चैप्टर नंबर 16 भी लास्ट चैप्टर है इस क्लास एनसीईआरटी 6th का साइंस बुक का। गार्बेज इन गार्बेज आउट में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे है, वेस्ट किसको हम बोलते हैं, हमें समझना है। अ मटेरियल दैट हैज़ नो लॉन्गर एनी वैल्यू टू द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वेस्ट हम बोलते हैं कि ये एक ऐसा मतलब जो कोई भी ये मटेरियल प्रोड्यूस करता है या किसी के यहाँ भी निकलता है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है अब उस इंसान के पास। मतलब मैं किसी चीज़ को तब वेस्ट बोलूँगी ना जब मेरे काम का नहीं होगा ये, अब है ना, जिसका अब कुछ वैल्यू नहीं होगा मेरे लिए, तो उसको मैं वेस्ट बोलूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेरे काम का नहीं होगा वो किसी और के काम का होगा, उसके लिए तो वो प्रोडक्टिव चीज़ होगी। क्योंकि जब मतलब प्लास्टिक बोतल फेंकी, लेकिन आपको पता है कुछ लोग वो भी जमा करते हैं और उससे भी अपना जो है रोज़गार कमाते हैं, तो उनके लिए कुछ और चीज़ें वेस्ट होगी। लेकिन यूजुअली वो चीज़ वेस्ट होती है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। सोर्सेज ऑफ वेस्ट, अब जो वेस्ट है इसका सोर्स कहाँ कहाँ से आता है। सबसे पहले डोमेस्टिक वेस्ट, जैसे गार्बेज घरों में होता है, रबिश, एक्सक्रीटा, है ना, एशेस, स्लज, ये डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं जो कि घरेलू डे टू डे लाइफ में गुजार के ही ये वेस्ट बनता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जो इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है, जैसे स्मोक, धुआं निकलता है, वो भी तो वेस्ट है। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, ग्लास, फ्लाई ऐश निकलता है इंडस्ट्री से, है ना, तो वो भी क्या है, वेस्ट ही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है, जैसे राइस हस्क, जब हम राइस उठाते हैं तो फिर वो जो बचा कुचा होता है वहाँ पे ड्राइड स्टेम्स जो होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, वहीं पे होते हैं। स्ट्रॉ होता है, वीड्स होते हैं, कैटल वेस्ट होता है, वो सारा कुछ क्या होता है, वेस्ट होता है। कमर्शियल वेस्ट होते हैं, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स, जैसे शॉप्स में जो वेस्ट जनरेट होता है, मॉल्स में, स्टोर्स में, रेस्टोरेंट्स में, है ना, बहुत लोग खाना खाते हैं आधा वहीं पे छोड़ते हैं, वो डिस्पोजेबल प्लेट्स होते हैं। होटल्स, मोटेल्स, प्रिंटिंग प्रेसेस, ऑटो रिपेयर्स, हर जगह अपने तरीका का वेस्ट होता है ना। मेडिकल फैसिलिटीज़ में इंजेक्शंस होते हैं, बोटल्स होते हैं, ग्लूकोज पाइप्स होते हैं, ठीक है। ऐसे रेस्टोरेंट्स में खाने की डिस्पोजेबल प्लेट्स होती है, डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, आधा खाना होता है, वो सारा कुछ वेस्ट होता है। तो डिफरेंट टाइप्स है वेस्ट के, लेकिन डिपेंड करेगा आप किस जगह की बात कर रहे हैं। अब टाइप्स जो ये हमने देखा था, सोर्स ऑफ वेस्ट के वेस्ट कहाँ से आता है। अब टाइप जो वेस्ट के है वो है सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम उस वेस्ट को बोलेंगे जो हम विच कैन बी ब्रोकन डाउन थ्रू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्शन से हम तोड़ सकते हैं सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ठीक है। जिन पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके हम उनको जो है मतलब इसलिए हम उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो वो डिग्रेड होता है, हम किससे डिग्रेड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम उस पर एक्शन करते हैं, उनको वो सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ देते हैं। जैसे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, डोमेस्टिक रिफ्यूज होता है, एनिमल वेस्ट होता है, वो सारा कुछ क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। वो फिर विद टाइम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक करते हैं और वो उसको डिग्रेड करते हैं, कम बड़े बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे बना के फिर वो डिग्रेड होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वेस्ट विच कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड फ्रॉम डिकम्पोजिशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो ख़त्म नहीं होता है, जिसपे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, गिलास है, मेटल है, स्क्रैप्स है। ऑब्वियसली प्लास्टिक तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है, या गिलास, ठीक है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। उसके बाद है प्लास्टिक्स। मेनी थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स लाइक बैग्स, शूज, बोटल्स, pipes, pens. It cannot be converted into less harmful substance by composting. तो प्लास्टिक एक ऐसा वेस्ट है, बहुत खतरनाक वेस्ट है, जिसको हम लेस हार्मफुल भी नहीं बना सकते, इसको हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। जैसे शू भी, बैग्स, बॉटल्स, पेन्स, पाइप्स, है ना, वो सारे कुछ प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। इल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स क्या है, बर्निंग इमिट्स पॉइजनस गैसेस विच कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर हम प्लास्टिक को जलाएंगे वहाँ से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलते हैं प्लास्टिक को जलाने से, तो इसका मतलब अगर हम उसको जला के ख़त्म करना चाहेंगे फिर भी वो मुज़र है। फूड थ्रोन इन प्लास्टिक बैग्स और ईटन बाय स्ट्रे एनिमल्स विच कैन लीड टू डेथ। ऑब्वियसली अगर जो प्लास्टिक्स में हम फेंकते हैं बाहर खाना, वो प्लास्टिक अगर एनिमल खाएंगे उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि जब वो हजम ही नहीं उनको होगा। केयरलेसली थ्रोन प्लास्टिक बैग्स चोक सीवर सिस्टम। आपको पता है जो ड्रेनेज सिस्टम होता
है वो भी चोक होता है प्लास्टिक बेस्ड, क्योंकि ये हम डिग्रेड नहीं कर पाते, नहीं विद टाइम ये ब्रोक डाउन नहीं हम कर पाते, ये नहीं होता है डिग्रेड, तो इसलिए ये वैसा का वैसा रहता है, तो ये ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करता है। फूड स्टोर इन बैड क्वालिटी प्लास्टिक्स कैन बी हार्मफुल। अगर हम फूड स्टोर करेंगे जो प्लास्टिक्स होते हैं बैड क्वालिटी प्लास्टिक्स, तो ये बहुत हार्मफुल होता है। इवन किसी भी प्लास्टिक में अगर हम फूड स्टोर करते हैं ना, वो हार्मफुल ही होता है। तो अगर हम प्लास्टिक को ज़मीन में डालेंगे तब भी हार्मफुल है, जलाएंगे तब भी हार्मफुल है, ऐसे रखेंगे तब भी हार्मफुल है, तो इसलिए प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स में क्या लिखा है यहाँ पे, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज। प्लास्टिक्स को हमें ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, हमें प्लास्टिक बैग्स को बर्न भी नहीं करना चाहिए। यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग्स, हमें जो है कपड़े के बैग बनाने चाहिए या पेपर बैग बनाने चाहिए इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। एजुकेट फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स अबाउट द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लांट्स। हमें एक दूसरे को समझाना चाहिए कि प्लास्टिक्स का यूज़ करना सही नहीं है, किसी भी के लिए नहीं, ना एनिमल्स के लिए, ना प्लांट्स के लिए, ना हमारे लिए। उससे वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है। मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, उसमें क्या है, आप देखो इसमें हम बोलते हैं कि ओवरऑल वेस्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे। 3Rs प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना चाहिए। 3Rs प्रिंसिपल होता क्या है, 3Rs प्रिंसिपल क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3Rs प्रिंसिपल क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। इट मीन्स रिड्यूस वेस्ट प्रोडक्शन, हमें वेस्ट कम प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसे अपनी लाइफ हैबिट्स बनानी चाहिए कि हम वेस्ट ही कम प्रोड्यूस हो। रीयूज ऑफ मटेरियल्स, हमें मटेरियल्स का रीयूज करना चाहिए, ठीक है, ऐसी चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए। रिसाइकल एंड रिप्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अब वो होते हैं ना जो पुरानी चीज़ें खरीदते हैं, हमें उन्हीं को देना चाहिए सो दैट वो भी रिसाइकल करके उनको फिर से किसी कारामद चीज़ में तब्दील करें। तो 3R प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के लिए। Landfills or composting, converting plant and animal waste including that from kitchen into manure is called composting. Low lying open areas to deposit biodegradable waste. अब अगर ऐसा वेस्ट है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे प्लांट या एनिमल वेस्ट होता है या जो किचन से निकलता है, उसको हम खाद भी बना सकते हैं ना, उसको हम उस खाद बनाने को, उस वेस्ट को खाद में कन्वर्ट करने को हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, लैंड फिलिंग, जितना भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे हम ऐसी जगह फिलअप करते हैं जिनके लिए हमें फिलअप की ज़रूरत होती है, जो बड़े बड़े खड्डे होते हैं उनमें डाल के, ठीक है। उसके बाद है वर्मी कंपोस्टिंग, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद हेल्प ऑफ रेड वर्म्स। हम रेड वर्म्स इस्तेमाल करते हैं वेस्ट पे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे। उससे क्या होता है, वो एक जो है बहुत अच्छी खाद बनती है। एक्सक्रीटा ऑफ वर्म्स मेक द कंपोस्ट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो हम रेड वर्म्स इस्तेमाल करते हैं उनका जो एक्सक्रीटा होता है उससे जो वो खाद है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनती है, वो और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं। तो 3 तरीके हैं मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट के लिए, 3Rs प्रिंसिपल, लैंड फिल्स और कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, शाबाश। Landfill is an area where the garbage collected from a city or town is dumped. The area is later converted into park. Landfill एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पूरा सिटी का गार्बेज पहले डंप किया जाता है, फिर उस पर ऊपर से ऐसी लेयरिंग की जाती है, फिर ऊपर से जब वो बिल्कुल ऊपर तक चला जाता है फिर लेवलिंग की जाती है और फिर उस पर पार्क भी बनाया जा सकता है, ठीक है। पेपर कैन बी रिसाइकल टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स। हम पेपर को भी रिसाइकिल कर सकते हैं और उसको फिर भी जो है एक यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्लास्टिक्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। जैसे हम बाकी किचन का जो है वेस्ट या बाकी एग्रीकल्चर वेस्ट को मैन्योर बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, उसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। लेकिन प्लास्टिक को हम कोई खाद नहीं बना सकते, इसलिए प्लास्टिक तो बहुत ही ज़्यादा ये है, बहुत ज़्यादा मुज़र है। बाकी वेस्ट को तो हम फिर भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। We need to generate less waste and find ways to dealing with the increasing amount of garbage in our surroundings. हमें चाहिए कि हम जो है कम वेस्ट प्रोड्यूस करें और हमें ये रास्ते भी निकालने हैं कि जितना भी हमारे अराउंड वेस्ट होता है उसको हम कैसे डील करें, उसको हम अब कैसे लैंड फिलिंग कहीं पे उठा के करवाएं, लैंड फिलिंग करवाएं, कंपोस्टिंग करवाएं। क्योंकि जब हम सराउंडिंग्स को साफ रखेंगे तब जाके हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, हेल्थ हाइजीन भी ठीक रहेगा, बच्चे भी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो ये जो आज का जो चैप्टर था, इसमें लास्ट चैप्टर में गार्बेज के बारे में लिखा था कि हम वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, प्लास्टिक्स कितने हार्मफुल है। और हम इससे पहले हमने एयर पढ़ा, एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं, इनविजिबल होता है एयर, गैसेस का मिक्सचर होता है और उसमें कैसे नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, और ऑक्सीजन बर्निंग के लिए इस्तेमाल है, इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और इसके बाद हम क्लास 7th की NCERT साइंस की स्टार्ट करेंगे। रोज़ 10 बजे आपको लेक्चर मिलेगा। बट इफ़ यू वांट टू, अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, इंडियन पॉलिटी में प्रॉब्लम है, रिसेंटली हमने एक बैच लॉन्च किया है JKS
2023 हमारी WS अकेडमी की ऐप पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस 1000 है, आपसे को 8 से 9 कंपोनेंट्स पढ़ाए जाएंगे उसमें, बाकी फ्री। और उसके लिए आपको WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल स्टोर से। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, उसके लिए आप VLW का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी। तो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।